कॉलेज से डॉक्टर पिंकी सैनी। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि जो एंथर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और वो किस तरीके से अपना फंक्शन करता है। आज अपन बात करते हैं कि जो एंथर की स्ट्रक्चर होती है उसके चारों तरफ कौन कौन सी वॉल पाई जाती है। तो आज की अपनी हेडिंग है एंथर वॉल ऑफ इन एंथर कि एंथर में जो है वो कौन कौन सी वॉल होती है। मैं इसके बारे में बात करूँ तो एंथर के चारों ओर, पहले मैं आपको छोटे पॉइंट्स के फॉर्मेशन में समझा देती हूँ कि एंथर के चारों ओर पाई जाने वाली जो वॉल की लेयर होती है, जो हमने बहुत अच्छे से लास्ट में पढ़ी थी कि 4 होती हैं। एक होती है उसके चारों तरफ सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली एपिडर्मिस। तो एक तो कौन सी होती है, एपिडर्मिस। और जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर की ओर पाई जाती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम लेयर। और एंडोथीशियम के अंदर की ओर पाई जाती है मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के अंदर की ओर पाई जाती है टैपिटम। और टैपिटम से ये तो है चारों वॉल लेयर। और इसके अंदर और क्या पाए जाते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। तो इस प्रकार से जो है एंथर के चारों ओर पाए जाने वाली वॉल्स के बारे में और एंथर के वॉल्स के अंदर की ओर पाए जाने वाले स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में आज जो है हम डिटेल से देखते हैं। और मैं इसके अंदर एक बार आपको चारों जो है एक साथ डायग्राम के रूप में जो है वो मैं आपको दिखा दूं। फाइल में डेस्कटॉप से मैं आपको एक बार निकाल के और इसका डायग्राम दिखा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सकते हैं वो कि किस प्रकार से इसके चारों ओर जो है वो वॉल जो है वो पाई जाती है। अपन ने भी लास्ट वीडियो में इसी तरीके का डायग्राम बनाया था जो नीट एंड क्लीन था। अब आप इसमें देखोगे कि सबसे बाहर की ओर ये लेयर है कौन सी वाली, एपिडर्मिस। ये नंबर 1 एपिडर्मिस। इसके अंदर की ओर प्रेजेंट है ये एंडोथीशियम। इसके अंदर की ओर प्रेजेंट है ये मिडिल लेयर। और लास्ट में प्रेजेंट है ये टैपिटम की लेयर। और ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू। अब जो सबसे बाहर की ओर आपको दिख रही है सिंगल लेयर वाली, ये एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस के अंदर की ओर ये एंडोथीशियम लेयर है जो केवल स्पोरोजिनस टिश्यू के पास में होगी। इसके अंदर की ओर 2 से 3 लेयर वाली मिडिल लेयर है। और जो ये आपको सेंटर में दिख रहे हैं ये पूरा पार्ट जो है वो क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू। जो पिंक कलर की लाइन से अंदर की ओर है, डार्क कलर के हैं और थोड़े से थिक साइज के हैं। ये सारे जैसे ये वाले हैं, जैसे ये हैं और जैसे ये हिस्सा है, ये पूरा क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट के अंदर कि किस प्रकार से इनको जो है वो डिवाइड किया गया है। ये मैंने आपको समझाया। एक होती है एंडोडर्मिस, एक होती है इसकी एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एक मिडिल लेयर और एक टैपिटम। अब हम इनके बारे में जो है वो डिटेल से एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन किसकी, इसके एपिडर्मिस की। नंबर फर्स्ट यूज कर लेते हैं एपिडर्मिस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एंथर है उसके चारों तरफ पाई जाने वाली जो एपिडर्मिस होती है वो एक सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है, सिंगल लेयर के रूप में, यानी कि एक परत के रूप में पाई जाती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ये एक किसके रूप में पाई जाती है, सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिंगल लेयर में है इसलिए ये कभी भी
एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन नहीं करती है, केवल एक ही टाइप का डिवीजन करती है, कौन सा, पेरिक्लिनियल डिवीजन। ये हमेशा कौन सा डिवीजन करती हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन ही जो है ये केवल करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रकार के प्लांट्स भी होते हैं जिनकी एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, और जिनके कारण उनके अंदर ट्रांसपायरेशन रेस्पायरेशन की क्रिया भी होती रहती है। जैसे मैं बात करूं एलेंजियम, एक एग्जाम्पल है इसमें, नंबर 3 पॉइंट है एलेंजियम। एलेंजियम जो है वो एक ऐसा प्लांट है कि जिसकी एंथर की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस, और वो भी किस पार्ट की, एंथर पार्ट की, कि एंथर पार्ट की जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ एंथर, कि एंथर की जो एपिडर्मिस, नॉर्मली जो स्टेम होता है, लीफ होता है, उसकी एपिडर्मिस के ऊपर तो स्टोमेटा होते ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोमेटा किसमें प्रेजेंट होते हैं, एंथर की एपिडर्मिस के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर और होते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करूं कि जितने भी जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, कौन से, जीरोफाइटिक प्लांट्स, तो जीरोफाइटिक प्लांट्स में क्या होते हैं कि जो एंथर होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो शीघ्र क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो मैं लिख सकती हूँ इसको कि जीरोफाइट्स प्लांट्स की एंथर एपिडर्मिस क्या हो जाती है, शीघ्र नष्ट हो जाती है। तो ये भी एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जीरोफाइटिक को छोड़ करके बाकी किसी में भी एपिडर्मिस नष्ट नहीं होती है, लेकिन जीरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं उनके जो एंथर होते हैं, उन एंथर के चारों ओर पाई जाने वाली जो फर्स्ट वॉल होती है, जो एपिडर्मिस होती है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और एलेंजियम जो इसका एक एग्जाम्पल बताया, ये तो बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है, यह एक इम्पॉर्टेंट टाइप का एग्जाम्पल है कि इसकी एपिडर्मिस के ऊपर तो क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा ही प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सब एंथर्स में पाए जाते हैं कि एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है और उसमें हमेशा कौन सा डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन पाया जाता है। ये हुआ इसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर किसकी, सेकंड नंबर 2 एंडोथीशियम। एंडोथीशियम लेयर, कौन सी लेयर, एंडोथीशियम, कौन से नंबर की लेयर है, 2 नंबर की लेयर है, और ये भी हमेशा क्या होती है, सिंगल लेयर के रूप में ही पाई जाती है। तो ये लेयर भी कैसी होती है, सिंगल लेयर, किसके रूप में पाई जाती है, सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती है। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर भी है कि ये आंतरिक रूप से स्पर्श रेखीय होती है, अंदर से टच किए हुए रहती है, यानी आंतरिक स्पर्श रेखीय वॉल का निर्माण, भित्ति का निर्माण भी करती है। किसका, आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्ति का निर्माण करती है। स्पर्श रेखीय, इसको कहते हैं इंटरनल अटेंशियल या टेंजेंटियल वॉल फॉर्मेशन भी होता है। क्यों होता है ऐसा, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्यों, क्योंकि एंडोथीशियम वॉल जो होती है उसके अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा सेलुलोज के बैंड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि एंडोथीशियम वॉल के अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा सेलुलोज बैंड पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि सेलुलोज जो लकड़ी होती है वो पानी का क्या करती है, हमेशा
अवशोषण करती है, यानी सेलुलोज पानी का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो ये इस अल्फा सेलुलोज की उपस्थिति के कारण क्या होती है, अंदर से अटैच होती है, स्पर्श रखती है किसके साथ, दूसरी वॉल के साथ। एक स्पेसिफिक पॉइंट इसका। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट क्या है कि ये जो अल्फा सेलुलोज की बैंड है इसके अंदर, इनकी भी एक शेप होती है कि ये अल्फा सेलुलोज बैंड हमेशा जो ABCD में कैपिटल U आकार होता है उसकी शेप में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये अल्फा सेलुलोज बैंड किसकी शेप में पाए जाते हैं, U आकार की शेप में। किसकी शेप में पाए जाते हैं, या तो ये U आकार के होते हैं या फिर ये गोलाकार शेप के होते हैं। क्या होते हैं, गोलाकार शेप के होते हैं। इसीलिए सेलुलोज जो है वो हमेशा क्या होता है, आर्द्रता ग्राही, नमी को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। नमी को ग्रहण करने के कारण अंदर वाली जो सेल्स होती है उनसे अपना क्या रखता है, टेंजेंटियल कॉन्टैक्ट, टेंजेंटियल वॉल फॉर्मेशन बना के रखता है। और ये कैसी शेप के होते हैं, या तो U आकार के होते हैं या फिर ये गोल आकार के होते हैं। अब मैं आपको इसमें डायग्राम से समझा के, डायग्राम बना के फिर समझाती हूँ कि ये किस प्रकार से जो है वो U के आकार की शेप जो है वो बना के रखते हैं। जैसे मैंने ये बनाई इसके अंदर एंडोथीशियम की वोल, तो ये एंडोथीशियम की जो वोल होती है वो इस तरीके से सिंगल लेयर होती है। ये मैंने सिंगल लेयर वॉल बना दी। इस सिंगल लेयर वॉल के अंदर जो है इस तरीके से U शेप में अल्फा सेलुलोज, इस तरीके से क्या पाया जाता है इसके अंदर, ये अल्फा सेलुलोज जो है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज। ये बना दिया। अल्फा सेलुलोज जो है इसके अंदर या तो U शेप बना देता है या फिर इस तरीके से ये राउंड शेप बना देता है, ये शेप। तो इस तरीके से जो है इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, ये कहलाती है U शेप। और ये किसकी बनी हुई होती है U शेप, अल्फा सेलुलोज की। किसकी बनी हुई होती है, अल्फा सेलुलोज की। और इन सेल्स में क्या होती है, नमी को ग्रहण करने की क्षमता, मॉइस्चर को एक्सेप्ट करने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। और ये पूरी लेयर क्या कहलाती है, एंडोथीशियम लेयर, एंडोथीशियम लेयर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लेयर नंबर 3 की। ये तो बात हुई सेकेंड वॉल की। अब अपन बात करते हैं लेयर नंबर 3। 3 कौन सी होती है, मिडिल लेयर। एपिडर्मिस लेयर और एंडोथीशियम लेयर दोनों क्या थी, सिंगल लेयर थी। याद, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब सिंगल लेयर थी तो दोनों कौन सा डिवीजन कर रही थी, केवल पेरिक्लिनल डिवीजन करती हैं। लेकिन जब ये कौन सी लेयर में पाई जाती है, 2 या 2 से अधिक लेयर के रूप में पाई जाती हैं, तो ये पेरिक्लिनल डिवीजन के अलावा कौन सा डिवीजन करती हैं, एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन भी करती हैं। तो जो ये सेल है ये पाई जाती है मिडिल से 2 से 3 लेयर्स में पाई जाती हैं। जब 2 से 3 लेयर में ये होती हैं तो इनके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन एंड एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन। तो इसमें कौन सा पाया जाता है, परिणति की और अपरिणति की। हिंदी में कहते हैं परिणति की और अपरिणति की।
दोनों टाइप के डिवीजन जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स हमें याद करने ही पड़ेंगे। जैसे मैं बात करूं कि पोलन ग्रेन जब बनता है, चाहे XYZ कोई भी मेंबर हो, जब उसके अंदर पोलन ग्रेन बनेगा उस समय मिडिल लेयर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये होता है इसका। अब पर्टिकुलर एग्जांपल्स की अपन बाद में बात करेंगे, पहले कॉमन बात करते हैं जो सब में प्रेजेंट होती है कि पोलन ग्रेन बनने के पश्चात मिडिल लेयर नष्ट हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी होंगे जिनमें मिडिल लेयर नष्ट ही नहीं होगी, बल्कि स्टार्च है, सेलुलोज है, इनकी बनी हुई होगी। जैसे अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अब आता है कि कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनमें मिडिल लेयर नष्ट नहीं होती और किसकी बनी हुई होती है। इसका एक एग्जांपल है साइडा। ये क्या है, एक एग्जांपल है कि साइडा जो है वो एक ऐसा प्लांट है जिसमें जब पोलन ग्रेन बनते हैं तो पोलन ग्रेन के बनते टाइम ये मिडिल लेयर नष्ट नहीं होती है, बल्कि ये क्या करती है, स्टार्च का स्टोरेज करती है। तो मैं लिख सकती हूँ कि साइडा में मिडिल लेयर स्टार्च का स्टोर करती है, स्टार्च का स्टोरेज करती है। अब सिंपल सी बात है, जब स्टोरेज कर रही है तो कहीं ना कहीं तो काम आएगी। तो बाकी सब लेयर्स में, बाकी सब प्लांट्स में तो क्या होती है कि जो इससे अंदर वाली लेयर बनेगी टैपिटम, वो पोषण प्रदान करने का काम करती है। लेकिन साइडा में पोषण प्रदान करने का काम कौन करेगी, यही मिडिल लेयर ही पोषण प्रदान करने का काम करने लग जाएगी, क्योंकि इसके पास किसका स्टोरेज है, पोषण का स्टोरेज है। तो क्या कहेंगे कि पोलन ग्रेन्स को पोषण प्रदान करने का काम भी करती है, किसमें, साइडा में। तो ये मिडिल लेयर जो है वो क्या करती है, ये मिडिल लेयर जो है वो क्या करती है, पोलन मदर सेल जो क्या बनाएगी, पोलन ग्रेन, उसको क्या देंगे, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। क्या करेगी, उस मिडिल लेयर, जो मिडिल लेयर है जो स्टार्च का इसके अंदर स्टोरेज कर रही है साइडा के अंदर, ये साइडा के अंदर क्या करेगी, पोषण प्रदान करने का कार्य भी करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेयर नंबर 4th नंबर पे क्या आती है, टैपिटम। इसके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स तो आपने पढ़े ही है कि टैपिटम क्या करती है, पोषण प्रदान करने का काम करती है। लेकिन मेन रूप से आते हैं इसके टाइप कि टैपिटम जो है उनको उनकी साइज के बेस पे क्या किया जाता है, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। दो ग्रुप्स, एक होता है छोटे साइज की सेल्स और एक बनती हैं बड़े साइज की सेल्स। तो जो छोटे साइज की सेल्स होती हैं जो कहाँ बनती हैं, बाहर की ओर बनती हैं, वो सारी क्या होती हैं, जो पेरीफेरी की ओर बनती हैं, परिधि की ओर बनती हैं, स्मॉल साइज की होती है। और जो सेंटर की ओर बनती हैं वो क्या होती हैं, लार्ज साइज की होती है। तो अपन इसको एक बार डायग्राम की सहायता से बनाते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ इसका कि ये बनाई मैंने टैपिटम की सेल्स। टैपिटम की सेल्स के बाहर की ओर मैंने ये बना दी इसमें पूरी मिडिल लेयर। इस मिडिल लेयर से अंदर की ओर जो है इस तरीके से, क्योंकि यू शेप बन जाती है, यू शेप बनने के बाद
अब इसके पास में इस तरीके से ये सेल्स प्रेजेंट होती है और जैसे जैसे हम परिधि की ओर जाएंगे तो इनकी सेल साइज क्या होती चली जाएगी, छोटी। इसके अलावा जो बाहर की ओर सेल्स प्रेजेंट होंगी ये सेल्स भी क्या होती हैं, साइज में इस प्रकार से छोटी होती हैं। और जो सेंटर की ओर आपको दिख रही हैं ये सेल्स क्या होती हैं, साइज में बड़ी होती हैं। तो टैपिटम को उनके मॉर्फोलॉजी के बेस पे, उनकी आकारिकी के बेस पे क्या किया जाता है, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये इस तरीके से एंडोथीशियम वाली जो वॉल थी जो यू की शेप में प्रेजेंट थी वो बन जाती हैं। अब आप ध्यान से इसको देख के और समझ ही गए होंगे कि जो बड़े साइज की सेल्स आपको ये जो दिख रही है, बहुत बड़े साइज की सेल्स, ये तो पूरी क्या बना देंगी, उनका सी टैपिटम, क्या होता है इनका नाम, सी टैपिटम। और जो स्मॉल साइज की सेल्स आपको बाहर से दिख रही हैं ये क्या बनाती हैं, पी टैपिटम। इसको शॉर्ट में कहते हैं सेंट्रल टैपिटम और इसको शॉर्ट में कहते हैं पेरिफेरी टैपिटम। सी से होता है सेंट्रल और पी से होता है पेरिफेरल। तो पेरिफेरल और सेंट्रल दोनों को अलग नाम दे दिया जाता है, सी टैपिटम और पी टैपिटम। तो जो सी टैपिटम होती हैं ये सेल्स तो होती हैं कैसी, लार्ज साइज की, और जो पी टैपिटम होती हैं ये कैसी होती हैं, स्मॉल साइज की सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल सेल और इसकी फुल फॉर्म होती हैं पेरिफेरल सेल, यानी कि परिधि की ओर पाई जाने वाली को टैपिटम और वो होती हैं सेंटर की ओर पाई जाने वाली टैपिटम। तो सेंटर की ओर पाई जाने वाली टैपिटम क्या होती हैं, लार्ज साइज की होती है। ये तो हुए टैपिटम के काम, यानी कि उनकी जो साइज है उसके बेस पे टाइप। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि चाहे सी टैपिटम की बात करें हम, चाहे पी टैपिटम की बात करें, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है फिजिकली प्रोसेस में, कि जब पोलन ग्रेन अपना डेवलपमेंट कर रहा होता है तब चाहे सी टैपिटम बने और चाहे पी टैपिटम बने, दोनों ही टैपिटम क्या करेंगे, उसको न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं उसको, ये दोनों टैपिटम न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। दूसरा पॉइंट, चाहे सी टैपिटम हो चाहे पी टैपिटम हो, इनका जो ये साइटोप्लाज्म होता है, ये तो न्यूक्लियस है, ये है साइटोप्लाज्म। चाहे सी टैपिटम की बात करो चाहे पी टैपिटम की बात करो, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमेशा सघन प्रकार का पाया जाता है, यानी इनका कोशिका द्रव जो होता है वो सघन होता है, साइटोप्लाज्म डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ये जो सी टैपिटम और पी टैपिटम बने हैं, इनके अंदर की ओर कौन प्रेजेंट होंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू। वो टिश्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वही आगे जाकर के क्या बनाएंगे, एंथर बनाएंगे, यानी कि पोलन ग्रेन बनाएंगे। उन पोलन ग्रेन से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। उन माइक्रोस्पोर में क्या प्रेजेंट होंगे, मेल गैमेट। ये पॉइंट आता है अपने यहाँ तक। ये हुए कि सी टैपिटम और पी टैपिटम, इसके टैपिटम्स के टाइप है, जो इनकी जो शेप है यानी कि जो इनकी साइज है सेल्स की उसके बेस पे डिवाइड किया गया। और नेक्स्ट इसमें टैपिटम जो है उसका टाइप आता है किसके बेस पे, नेक्स्ट जो टाइप है वो इसका आता है कि ये जो सेल्स हैं ये इनका साइटोप्लाज्मा मूवमेंट करता है या नहीं करता है। अगर इनमें साइटोप्लाज्मा है, सघन है, तो वो मूवमेंट तो करेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर वो मूवमेंट करता है तो कौन सी सेल्स में करता है और किस में वो सीक्रेट होता है। तो ये साइटोप्लाज्मा जो है उसके बेस पे टैपिटम को दो में डिवाइड कर दिया जाता है, एक होती है एमीबॉइड और एक होती है ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी, जिसको सिक्रेटरी भी कहते हैं। ग्लैंडुलर का मतलब होता है ग्लैंड के समान काम करेगा, ग्रंथियों के समान, जैसे लार ग्रंथियां हैं, सलाइवा जिसको कहते हैं, वैसी ग्रंथियों के समान करेगा काम।
और अमीबॉइड का मतलब है अमीबा की तरह मूवमेंट करता हुआ चला जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन इसके अंदर कि जो टैपिटम है इसका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, पोषण प्रदान करना। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन तो यही होता है कि ये पोषण प्रदान करता है। तो पोषण प्रदान करने के आधार पे क्या बनेंगे इसके टाइप। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या होगी, पोषण प्रदान करने के आधार पर टैपिटम के प्रकार। पोषण प्रदान करने के आधार पर टैपिटम के प्रकार। तो पोषण प्रदान करने के आधार पर टैपिटम के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पोषण प्रदान करने के आधार पर टैपिटम के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से अभी मैंने आपको समझाया, एक एमीबॉइड होता है और एक ग्लैंडुलर होता है। तो पोषण प्रदान करने के आधार पर हम इनके टैपिटम के प्रकार लिख देते हैं। नंबर 1 अमीबीय टैपिटम। नाम से पता चल रहा है किसके समान काम करेगा, अमीबा के समान काम करेगा। और अमीबा हमेशा क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, मूवमेंट भी करता है। क्या करता है, मूवमेंट। इसलिए इसका दूसरा नाम और रख दिया जाता है पेरिप्लाज्मोडियल टैपिटम। तो दूसरा नाम क्या होता है इसका, पेरिप्लाज्मोडियल टैपिटम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि अमीबॉइड टैपिटम किससे कहते हैं, इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स। तो आपको याद करने हैं इसमें एग्जाम्पल। क्या याद करने हैं, एग्जाम्पल। तो अमीबॉइड पेरिप्लाज्मोडियल जो टैपिटम है, पेरिप्लाज्मोडियम, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो आता है एलिस्मा। क्या होता है, एलिस्मा। एक एग्जाम्पल आता है ब्यूटोमस। एक होता है ट्रेडिस्केंसिया। एक एग्जाम्पल और होता है इसका टाइफा, एक्सेट्रा। एलिस्मा, ब्यूटामस, ट्रेडिस्केंसिया और टाइफा किसके एग्जाम्पल हैं, अमीबॉइड टैपिटम के, जो पेरिप्लाज्मोडियल टाइप का होता है और क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब सिंपल सी बात है कि जब मूवमेंट करेगा तो क्या करेगा, जो स्पोरोजीनस टिश्यू थे उनको चारों तरफ से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। क्योंकि बाहर मूवमेंट कर रहा है तो फिर ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, उसको चारों तरफ से कवर कर लेगा। तो इसका पहला फंक्शन तो यही होता है कि पोलन मदर सेल यानी कि स्पोरोजीनस सेल्स को चारों ओर से घेरे रहता है। तो इसका पहला कार्य तो क्या है कि पोलन मदर सेल को चारों ओर से घेरे रहता है। क्या करता है, पोलन मदर सेल को चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है। ये क्यों, क्योंकि ये लिक्विड टाइप का होता है, इसलिए सारी सेल्स को चारों तरफ से कवर कर लेता है। दूसरा कार्य, लिक्विड के रूप में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, पेरिप्लाज्मोडियल लिक्विड। क्या कहते हैं इसको,
पेरिप्लाज्मोडियल लिक्विड क्या करता है, पोलन मदर सेल को, स्पोरोजिनस सेल को सूखने से बचाता है। तो इस पेरिप्लाज्मोडियल लिक्विड का फंक्शन होता है क्या, यह पोलन मदर सेल को सूखने से, ड्रॉट से, उसको सूखने से, ड्रॉट से बचाता है। पोलन मदर सेल जो होती है उसको सूखने से बचाने का कार्य भी ये करता है। ये हुआ पूरा अमीबॉइडल। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, इसके अंदर सेकंड टाइप की, नंबर बी। ये था अमीबॉइड या पेरिप्लाज्मोडियल। सेकंड आता है ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी। सिक्रेटरी या फिर दूसरा नाम होता है ग्लैंडुलर टैपिटम। दूसरा क्या नाम होता है, ग्लैंडुलर टैपिटम। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये इसको सबसे पहले खोजा किसने था। तो जो सिक्रेटरी की तरह, सिक्रेटरी का मतलब सुरक्षा गार्ड की जैसे काम करती हैं और साथ ही क्या करती हैं, ग्लैंड सीक्रेट करती हैं। इनको जो है सबसे पहले एक साइंटिस्ट था इचिन, जिसको कहते हैं इक्केलिन। कौन था, इक्केलिन। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, इक्केलिन। इक्लिन, इक्लिन। और इक्लिन के साथ में एक और साइंटिस्ट था गॉडविन। क्या था उसका नाम, गॉडविन। इन दोनों ने इसे 1969 के अंदर क्या की, इसकी स्टडी की, इसका अध्ययन किया, किसका, सिक्रेटरी ग्लैंड्स और ग्लैंडुलर का। और क्या कहा कि ये ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स की जैसे एक लिक्विड पदार्थ को क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं, जिसके कारण पोलन मदर सेल सुरक्षित रहती है। कौन, पोलन मदर सेल्स सुरक्षित रहती हैं और पोलन मदर सेल को पोषण प्रदान करने का कार्य भी करती हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इसे हेला ब्रुसा में खोजा था, हेला ब्रुसा फाइटिडिस। इसकी स्टडी जो है, इन्होंने जो है इसका अध्ययन किसमें किया था, हेले, लिखते भी इसको ऐसे ही है, हेले ब्रोसा फाइटिडिस। किसमें, OUS है ये लास्ट में, फाइटिडिस, हेले बुर्सा फाइटिडिस के अंदर इसको खोजा। और क्या कहा, इन दोनों साइंटिस्टों ने खोजा था इसको और इसी के ऊपर स्टडी की थी। और क्या कहा था कि ये ग्लैंड, ये टैपिटम किसको, पोलन मदर सेल व पोलन ग्रेन बनने पर पोषण प्रदान करती है। ये वो ग्लैंड होती है जो पोलन मदर सेल बनते टाइम भी और पोलन मदर सेल से बनने वाले पोलन ग्रेन को भी, दोनों को क्या करती है, पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। कौन, ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी ग्लैंड्स। ये हुई आज अपने टोटल ग्लैंड्स। अब आते हैं टैपिटम की सेल्स के फंक्शन। ये तो मैंने आपको बताया कि ये पोषण प्रदान करने के आधार पे किस प्रकार की होती हैं। एक मैंने आपको बताया कि इनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे, इनके आकार के आधार पे ये कितने टाइप की होती हैं। अब हम चलेंगे फंक्शंस ऑफ टैपिटम, टैपिटम के कार्य। नेक्स्ट हेडिंग है
आप पढ़ ही लिए कि पहला जो फंक्शन है वो तो क्या है कि पोलन ग्रेन को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, कि पोलन ग्रेन को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। पहला फंक्शन तो यही हो गया कि जो पोलन ग्रेन होता है उसको क्या करती है, ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, कौन, ये पोलन ग्रेन्स, ये जब टेट्राड के फॉर्म में पाए जाते हैं, किसके फॉर्म में बनते हैं, टेट्राड के फॉर्म में बनते हैं। जब मैंने आपको एंथर की स्ट्रक्चर समझाई थी तब मैंने बताया था कि लास्ट में स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं, और वो स्पोरोजिनस टिश्यू लास्ट वीडियो में समझाया था कि टेट्राड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये पोलन ग्रेन किसके रूप में होते हैं, टेट्राड के रूप में होते हैं, तब ये टैपिटम एक ऐसा एंजाइम सीक्रेट करती है जिसके कारण पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, टेट्राड में अलग अलग हो जाते हैं। तो दूसरा फंक्शन, जब पोलन ग्रेन टेट्राड के रूप में पाए जाते हैं, जब पोलन ग्रेन टेट्राड के रूप में पाए जाते हैं, तब एंजाइम का स्राव करती है, सीक्रेट करती है, जिसके कारण पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्या सीक्रेट करती है, एक एंजाइम सीक्रेट करती है, उस एंजाइम के कारण जो पोलन ग्रेन किसके रूप में थे, टेट्राड के रूप में थे, वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, कि जो ये टैपिटम है, यही टैपिटम क्या करती है, पोलन किट का सिक्रेशन करती है, पोलन किट, जिनसे पॉलिनिया का निर्माण भी होता है। टैपिटम जो है, पोलन किट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है आपके कि पोलन किट क्या है और किसके द्वारा सीक्रेट होता है, तो आप क्या कहोगे, पोलन किट टैपिटम के द्वारा सीक्रेट होता है। तो क्या किसका निर्माण करती है, पोलन टैपिटम पोलन किट का निर्माण करती है। नेक्स्ट फंक्शन, इससे नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, इन पोलन ग्रेन्स को क्या करती है, ये डेवलप करती है, यानी कि पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट करती है, पोषण तो देती ही है, साथ में क्या करती है, इनका डेवलपमेंट भी करती है। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, पोलन ग्रेन का विकास, डेवलपमेंट, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल सी बात है कि जब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है तो पोलन ग्रेन के चारों ओर क्या बन जाती है, एक्साइन वॉल बन जाती है। उस एक्साइन को वॉल को बनाने का काम भी कौन करती है, टैपिटम ही करती है। तो जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन जब डेवलपमेंट ही हुआ तो सिंपल सी बात है, वॉल तो बनाएगी। तो पोलन ग्रेन के चारों ओर एक्साइन का, किसका, एक्साइन का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, एक्साइन का निर्माण करती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो एक्साइन है इसमें क्या पाई जाती है, एक प्रोटीन पाई जाती
जाती है, जो किसके कारण उत्पन्न हुई थी, टैपिटम के कारण उत्पन्न हुई थी। इस एग्जाइन वॉल में क्या पाई जाती है, एक प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन ऐसी होती है जब ये पोलन ग्रेन किसी के कांटेक्ट में आता है तो उसको एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। तो इसी प्रोटीन के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, एलर्जी। जैसे हे फीवर, जैसे हे फीवर, हे जो बुखार होता है वो उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, हे फीवर जो है वो उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण उत्पन्न हुआ, पोलन ग्रेन के चारों ओर पाई जाने वाली एक्साइन वॉल के कारण। एक्साइन वॉल का निर्माण किससे हुआ, टैपिटम के द्वारा जब डेवलपमेंट किया गया तब उसके कारण हुआ। और ये क्या करती है, बॉडी के अंदर एलर्जी उत्पन्न करती है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार की एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसका नाम हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, स्पोरोपोलेनिन। ये प्रोटीन कौन सी होती है, स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन होती है, जो हर एक व्यक्ति में 99% लोगों में क्या उत्पन्न करती है, एलर्जी उत्पन्न कर देती है। ये तो है इसका ये पॉइंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि इसी के फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि जब ये पोलन ग्रेन किसके ऊपर पहुंचता है, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है। किसके ऊपर, स्टिग्मा पे। नेक्स्ट फंक्शन है फंक्शन नंबर 6 कि पोलन ग्रेन है किस पे पहुंचेगा, स्टिग्मा पे। मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझा दूं आपको, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये बनाई मैंने ओवरी पार्ट, ये बनाया मैंने इसमें स्टाइल पार्ट, और ये बनाया मैंने स्टिग्मा पार्ट। स्टिग्मा, और ये बना दिया मैंने पोलन ग्रेन। जब ये पोलन ग्रेन कहाँ पहुँचता है, इस स्टिग्मा पे पहुँचता है। तो ये ध्यान रखना, जब ये इस स्टिग्मा के ऊपर पहुँच के और जैसे इसके पास अटैच होता है तो ये स्टिग्मा किसका सिक्रेशन करती है, जल का क्या करती है, स्राव करती है। और इस जल को इस पोलन ग्रेन की वॉल क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जैसे ही ये जल को अवशोषित करती है तो ये क्या बन जाती है, कंपैटिबल बन जाती है, यानी कि आसानी से स्टिग्मा से होती हुई स्टाइल और ओवरी तक पहुंच जाएगी। यानी कि ये क्या बन जाएगी, कंपैटिबल। क्या बनेगी, कंपैटिबल बन जाएगी। और इस कंपैटिबल होने के कारण पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होती हुई स्टाइल और ओवरी तक पहुंच जाएगी। लेकिन यदि ये पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक्साइन वॉल नहीं होती तो किसका अवशोषण नहीं करती, जो स्टिग्मा ने जल स्रावित किया है उसका अवशोषण नहीं करती। और जब जल का अवशोषण ही नहीं करती तो फिर ये कंपैटिबल नहीं होती, तब ये क्या बन जाती, इनकम्पैटिबल। तब ये क्या बन जाती, इनकम्पैटिबल बन जाती। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि पोलन ग्रेन के चारों ओर पाए जाने वाली जो वॉल होती है उसमें जो प्रोटीन होता है वो स्टिग्मा को जल स्रावित करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो ये भी क्या है, इसका एक फंक्शन है। तो बच्चों आज जो है अपन ने पूरे एंथर के अंदर पाए जाने वाली वॉल्स की चारों जो वॉल्स थी कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और टैपिटम, और टैपिटम के टाइप्स और टैपिटम के फंक्शंस के बारे में बात करी। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि इसके सबसे अंदर की ओर पाए जाने वाले जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, वो किस तरीके से अपना डिवीजन करते हैं और डिवीजन के बाद में किस प्रकार से अपने जो है पोलन ग्रेन्स का निर्माण करते हैं। आज की वीडियो के लिए सभी को थैंक्स।